जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इतिहास की घटना के बारे में, जिसके बारे में तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा और अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि कल उसकी एक तरीके से एनिवर्सरी मनाई गई 13 अप्रैल को, और उसने हमारे इतिहास पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उन्हें एक तरीके से बढ़ाने का काम करा था। तो उस घटना को आज हम डिटेल से जानने वाले, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। दरअसल ये क्या था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक राज्य है पंजाब। पंजाब में एक जगह है अमृतसर। अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग। तुम्हें कभी अगर पंजाब जाने का मौका मिले तो यहाँ जरूर जाना, जलियांवाला बाग। दरअसल यहाँ क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। यहाँ स्मारक भी बना हुआ, अगर तुम देख का होगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली। अभी तो हम ये सोच लेते ना बस कि इधर घूम लिए उधर घूम लिए, सरकार की आलोचना कर ली, थोड़ा सा नेतागिरी झाड़ ली, ये सब क्या हो गया, हमने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन अगर असल में देखना कि आज़ादी क्या है, आज़ादी के मायने समझने और ये देखना कि देश को आज़ाद कैसे कराया गया, तो ये जो ऐसी ऐसी जगह है जैसे जलियांवाला बाग हो गया और जो शहीदों के स्मारक है, उन पर तुम जाओगे तो तुम्हें असल में समझ में आएगा कि उन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर, अपने जीवन की आहुति देकर, अपनी जवानी को झोंक के जो आज़ादी यहाँ आज हम एंजॉय कर रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने अपनी जवानी तक झोंक दी और वो आज़ादी हमें तब जाकर मिली। तो दरअसल होता यह है कि जो चीज़ हमें ऐसी मिल जाती है ना, उसकी हम कदर नहीं करते। हालांकि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा इसमें अपना लहू बहाया गया, पसीना छोड़ो लहू खून बहाया गया, और उसे अगर हम फील करना चाहते तो हमें देखो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम वैसी किसी अदर पर्पज के लिए वीडियो देख रहे हो, तो देखो अगर तुम्हें किसी भी चीज को समझना तो उसे फील करना जरूरी। चाहे तुम किसी भी रिश्ते को ले लो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसके अंदर से फीलिंग नहीं है तो क्या होगा, उसके कोई मायने नहीं है। इसी तरीके से अगर तुम्हें इतिहास को समझना, इतिहास की एक एक घटना को समझना और इतिहास में जो हुआ उसे अंदर से जानना, तो उसे फील करना शुरू कर दो। ये सोचो जलियांवाला बाग है, इस तरीके का कोई घटना अगर अब होती तो क्या होता, और इस तरीके से इसे कनेक्ट करके कोशिश करोगे ना जानने की, तो ये तुम्हारी समझ में भी आएगा और तुम इसे फील भी करोगे। और जब कोई चीज फील करी जाती तो वो लंबे समय तक याद भी रह जाती। देखो जलियांवाला बाग ही हुआ क्या होता है, इसकी स्टोरी शुरुआत करते हैं। दरअसल क्या था, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1914 प्रथम वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। 1915 में गांधी जी की एंट्री हो गई थी और अंग्रेज क्या बोल रहे थे, 1914 से लेकर 1919 तक ये क्या चला था, पहला विश्व युद्ध चला। इस दौरान अंग्रेज क्या बोल रहे थे भारतीयों से, भारत वालों आओ हमारा साथ दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, धीरे धीरे आज़ादी देने की कोशिश करेंगे, है ना। तुम क्या करो ऐसे साथ, मतलब तुम हमारे लिए युद्ध लड़ो, तुम हमारे लिए अनाज उपजाओ, वहाँ हमारे सैनिक लड़ रहे हैं कहाँ, ब्रिटेन में, तुम हमारे यहाँ पे भारत में कोई आंदोलन मत करो। ये कौन बोल रहे थे, हमसे अंग्रेज बोल रहे थे। कब बोल रहे थे, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने बोला सही बात, कहानी के तरीके सुनोगे ना तो एकदम आसानी से ये याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। गांधी जी की एंट्री कब हो चुकी थी भारत में, 1915 में। इससे पहले भी तुम्हें पता अफ्रीका में मूवमेंट चला कर आए थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त थी, मतलब एक तरीके से प्रसिद्धि मिली हुई थी। गांधी जी अंग्रेजों का जो एक तरीके का प्रचार था, इससे क्या हो गए, खुश हो गए। उन्हें गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम हमें आज़ादी नहीं दोगे युद्ध के बाद, है ना, तुम हमें आज़ादी नहीं दोगे लेकिन देने की कोशिश तो करोगे। इसी वजह से गांधी जी घर घर जाकर अंग्रेजों का प्रचार करते थे। उस समय पे बोलते थे कि अंग्रेजों के साथ जाओ, अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ो, अंग्रेजों के लिए अनाज उपजाओ, अंग्रेजों के लिए काम करो, ये सब चीजें तुम करो। क्यों, क्योंकि अंग्रेज हमें मतलब पहले विश्व युद्ध, उस समय तो वो केवल युद्ध, एक तरीके से विश्व युद्ध था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तब हमने पहले वाले का नाम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रखा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध रखा। तो देखो, तो गांधी जी क्या बोल रहे थे, घर घर जाके कि तुम इनके लिए काम करो, हम सब मिलकर भारतीय इनके लिए काम करेंगे, ये हमें युद्ध समाप्त होने के बाद थोड़ी बहुत आज़ादी देंगे, हमारे लिए संविधान बनाने का काम करेंगे। जो जो अंग्रेजों के द्वारा वादे करे जा रहे थे वो गांधी जी के द्वारा लोगों में फैलाए गए। तो गांधी जी बिल्कुल क्या हो गए, अंग्रेजों से खुश थे। लेकिन क्या हुआ, 1919 में पहला विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो क्या हुआ, गांधी जी पहुंचे अंग्रेजों के पास। उन्होंने अंग्रेजों से कहा
कि लाओ तुम हमें थोड़े बहुत आज़ादी देने की कोशिश करो, थोड़े बहुत संवैधानिक सुधार करने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत हमें बोलने की आज़ादी दो, इस तरीके के कुछ हमें अधिकार तुम दो। तुमने वादा करा था ना युद्ध के टाइम पे, अब तुम हमें वो दो। किसके द्वारा बोला गया है? गांधी जी के द्वारा। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने देखो क्या करा। अंग्रेज 1919 में एक एक्ट लिया है जिसे बोला गया रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट। अगर तुम्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझना तो रोलेक्ट एक्ट को जानना जरूरी है। ये दरअसल ये क्या था? गांधी जी क्या कर रहे थे? जाकर अंग्रेजों से अपने अधिकार मांग रहे, जो वादा करा था वो पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या लागू कर दिया? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या था? अभी तुम क्या है, अभी तुम आंदोलन कर रहे हो, है ना, भारत में जैसे कहीं भी तुम आंदोलन कर रहे हो, अंग्रेजों का राज है, तो क्या होगा, तुम्हें पकड़ के चुपचाप, भले तुम बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हो, तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और जरूरी नहीं तुम आंदोलन करोगे तभी, तुम्हें पुलिस किसी भी वजह से उठा के जेल में डाल सकती। और अलग अलग इसके देखो, जेल में तो डाल देगी, साथ में तुम कहीं कोई किसी भी न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में जाके ये भी नहीं पूछ सकते कि हमें जेल में डालना क्यों गया। पहली चीज तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, फिर तुम अपील नहीं कर सकते, और अपील फिर तुम कोई वकील नहीं रख सकते। जब तुम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे तो तुम कोई वकील ही नहीं रख सकते, और वकील नहीं रख सकते तो कोई फिर दलील नहीं दे सकते। तो इसलिए इसे बोला जाता नो अपील, नो वकील, रुक जाओ एक मिनट, नो अपील, नो वकील और नो दलील। तो ये क्या था? रोलेक्ट एक्ट था। यानी कि पुलिस या अंग्रेज तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम कोई अपील नहीं कर सकते, तो कोई वकील नहीं रख सकते, ना कोई दलील दे सकते। दलील यानी कि मुझे क्यों गिरफ्तार करा गया, मैंने ये काम करा नहीं, जो भी तुम दलील देते हो वो। तो ये किस में था? रोलेक्ट एक्ट में। गांधी जी क्या कह रहे थे? लाओ हमें आजादी दो। अंग्रेजों ने क्या दे दिया? रोलेक्ट एक्ट दे दिया उनके हाथ में। अब क्या हुआ? दिमाग किसका खराब हो गया? गांधी जी का, कि यार तुमने तो हमारे साथ बेवफाई कर दी, मैंने तुम्हारा घर घर जाकर प्रचार करा, मैं भारतीयों में क्या मुंह दिखाऊंगा, तुमने तो मेरे साथ इस तरीके का एक कुकर्म कर दिया कि रोलेक्ट एक्ट ला कर रख दिया मेरे सिर पे, जबकि मैंने तुम्हारा प्रचार करा था, मैं तुम्हारी बात से खुश था, तो तुमने ये बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही रोलेक्ट एक्ट आया, दिमाग किसका खराब होगा? गांधी जी के अलावा पूरे भारत समाज का, यानी कि पूरे भारत के जो लोग थे उनका दिमाग खराब होना शुरू हुआ। उन्होंने इसका विरोध करा, विरोध कर रहे थे। जैसे ही वो विरोध करते थे, अंग्रेज पकड़कर उन्हें जेल में डाल देते थे और उन पे अत्याचार करते थे। इसी क्रम में पंजाब में एक व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू, और एक व्यक्ति थे सत्यपाल। अंग्रेजों ने क्या करा था? इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि ये रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका वे और भी ज्यादा भड़क गए। क्यों? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो थे ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे विरोध किसका? रोलेक्ट एक्ट का, जो कि बहुत अच्छा काम था। शांतिपूर्वक बैठकर विरोध कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट का, क्योंकि तुमने एक ऐसा कानून ला दिया, इसे काला कानून के नाम से भी जानते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि काला कानून के नाम से किसे जाना जाता, तो रोलेक्ट एक्ट को। कब आया था? 1919 में। कहानी के तरीके से सुनो, इसे आसानी से तुम्हारी याद हो जाएगा। तो ये तो इसका विरोध कर रहे थे, ये तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तुमने ये पकड़ के जेल में डाल दिया। इससे सारे के सारे लोग क्या हो गए? खफा हो गए। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को दरअसल देखो होता क्या है, हर साल 13 अप्रैल 1699 में सिखों के जो अंतिम धर्म गुरु थे, कौन से? गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। तो ये सिखों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और 13 अप्रैल को ये क्या मनाते? वैसाखी भी मनाते। रबी की फसल काटकर नया त्योहार मनाते हर साल 13 अप्रैल को। तो वैसाखी का त्योहार था, सब अपना त्योहार को एंजॉय कर रहे थे, हालांकि बंदी से लगी हुई थी रोलेक्ट एक्ट की। तो इनके द्वारा क्या हुआ? एक बाग था जलियांवाला, जल्ली नाम के व्यक्ति का ये बाग था, जलिया, इसके नाम पे जलियांवाला रखा हुआ था बाग का नाम। क्या था? सारे के सारे जितने भी ये मतलब बैसाखी मनाने के लिए, बैसाखी का मेला एंजॉय करने के लिए इकट्ठे हुए थे,
तो इनके द्वारा क्या करा गया, ये लोग इकट्ठे हो गए धीरे धीरे जलियांवाला बाग में। कहाँ? जलियांवाला बाग में धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। देखो, अगर भारतीयों की मंशा होती कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर वो अंग्रेजों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे होते या अंग्रेजों को मारने के उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे होते जलियांवाला बाग में, तो उनके पास कुछ वेपन होते, कुछ हथियार तो होते ना उनके पास। वे लोग निहत्थे आए थे, उनके साथ बच्चे भी थे, इसमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष थे, कुछ नाबालिग बच्चे थे। इस तरीके से ये लोग आपस में बैठकर सभा कर रहे थे। कहाँ? जलियांवाला बाग में। ये बाग एक ऐसा बाग था जिसका एक ही तरफ से गेट था। ये समझ में नहीं आता ये जिसने वो बाग बनाया था क्यों ऐसा करा था कि केवल इसका एक गेट रखा, वो भी बहुत ज्यादा संकरा, इस तरीके से गेट रखा था। और इस गेट में क्या हुआ, जनरल डायर, अंग्रेजों का वो था जनरल था, वो आगे खड़ा हो गया यहाँ पे। उसने इस गेट को बंद कर दिया और यहाँ पे चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, अपना बैठ कर अपना मजे एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे भाषण दे रहे थे, आराम से बैठे थे। लेकिन क्या हुआ, जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सब पर गोली बरसानी शुरू कर दी। जो लोग वहां पे बैठे हुए थे उनसे एक बार कम मतलब पूछा नहीं गया कि तुम क्यों इकट्ठे हुए हो, क्यों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक तरीके से वार्निंग भी दी जाती है ना कि तुम चले जाओ यहाँ से अपना, वरना हम तुम पे मतलब एक्शन लेंगे, ये कर देते। लेकिन जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ पूछे सीधा यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1650 राउंड फायरिंग करी गई। अब तुम सोच लो, जहाँ पे लगभग 2000 लोग के समथिंग इकट्ठे हुए हो, तो वहां अगर इस तरीके से गोली चलाई गई हो तो मुझे नहीं लगता एक भी उनकी गोली बेकार गई हो, है ना। अगर मान लो किसी का एक ही गोली लगी, अगर वो घायल भी हुआ तो उस टाइम पे क्या लगा हुआ था, रोल एक्ट लगा हुआ था एक तरीके से। तो क्या हुआ था, अगर कोई घायल भी है तो उसे अस्पताल में लेके जा सकते, तो इस तरीके से उसकी भी डेथ हो गई थी। तो रोल एक्ट 1650 राउंड फायरिंग करी गई थी, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा करवाई गई थी। और इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इन सब की डेथ हुई थी। कुछ लोग बोलते 300 लोगों की डेथ हुई, कुछ लोग बोलते 400 लोगों की हुई। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी की एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, बाद में बताऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन इनके द्वारा बोला गया लगभग 1400 व्यक्ति मारे गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक कुआं भी था, जलियांवाला बाग में कुआं था जो पानी से भरा हुआ था, गहरा था बहुत ज्यादा। लोग अंग्रेजों से बचने के लिए इस कुएं में डूब गए थे, मतलब कुएं में उन्होंने छलांग लगा दी थी, लेकिन वो इसमें डूब के मर गए थे। ये भी कुआं भी लास्ट से एक तरीके से अट गया था। तो तुम सोच सकते हैं क्या भयावह दृश्य होगा वो। तो ये आज़ादी जो तुम आज एंजॉय कर रहे हो ना घर में बैठ कर, ऐसे ही नहीं मिली, तो इसकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट किया करो। तो देखो 16 ये हो गया, जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया था। अब क्या हुआ, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया भारतीयों के लिए। इसी वजह से फिर जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनके द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी गई। ब्रिटेन के द्वारा एक उपाधि दी जाती थी, क्या, नाइटहुड की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी आलोचना में जलियांवाला बाग की ये उपाधि छोड़ दी। बोला जो तुम हमारे भारतीय के साथ तो ऐसा कर रहे हो और मुझे तुम उपाधि दे रहे हो, तो इनके द्वारा ये छोड़ दी गई नाइटहुड की। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। दूसरा ये है कि देखो, जब भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा बाद में विरोध करा कि तुमने ये क्या कर दिया, रोलैक्ट एक्ट के नाम पर हमारे लोगों को, जो बेचारे निर्दोष थे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, नाबालिग बच्चे थे, उन तक को तुमने नहीं छोड़ा। इससे क्या हुआ, पूरे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से सब इकट्ठे हो गए। तो अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा हंटर आयोग। हंटर आयोग, कंफ्यूज मत होइयो, ये हंटर 1919 में बनाया गया था, 1920 में हंटर आयोग। इसका काम क्या था कि जितने भी मतलब जो जनरल डायर ने काम करा था, गोली चलाने का आदेश दिया था, क्या वो सही था या वो गलत था। तो ये इसका काम था, इस चीज की जांच करना। इस हंटर आयोग ने भी यही पाया कि जनरल डायर के द्वारा ये जबरदस्ती करा गया, यानी कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। यानी कि इसके आयोग के द्वारा ये बोला गया कुल मिला के कि जो डायर था ना, जनरल डायर, वो घर से ही मूड बना के आया था कि आज जाकर मुझे गोली चलानी इन भारतीयों पे। तो इस हंटर आयोग के द्वारा ये बोला गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी भारतीयों के द्वारा। ये तो अंग्रेजों की कमेटी थी, भारतीयों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय समिति।
मदन मोहन मालवीय। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती कि जो जलियांवाला बाग था इसकी जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन करा गया था, तो मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो ये देखती कि ये जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा करा गया है, सही कराया गया है, गलत, यानी कि किसके आदेश के द्वारा करा गया। तो ये याद रखना, ये समिति, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। और 1919 याद रखना। दोस्तों, जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा आहत हुए। इसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया जिसे बोला गया असहयोग आंदोलन, जो बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा में पहुंच गया था। फिर हालांकि तुम्हें पता वो हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया था, उसके बाद वो भी आंदोलन रुक गया था। तो वो सारा इतिहास की अगला क्रम है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये हुआ क्यों था। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्यों हुआ था, क्या इसमें हुआ था कि जनरल डायर के द्वारा गलत काम करा गया। जनरल डायर को यहाँ से हटाकर भारत से भेज दिया कहा, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उनके खिलाफ लोअर सदन में प्रस्ताव लाया गया, निंदा प्रस्ताव, है ना। 1927 में जनरल डायर की इसकी डेथ हो गई। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा रोलक एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और क्यों हुआ था। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।